कि इस अदारे के लिए, इस अदारे से जो फैसले होते हैं, जितने पाकिस्तान में अदारे हैं वो अदारे पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट का स्पीकर भी सुप्रीम होता है। उस मुल्क की स्टेबिलिटी कैसे नजर आएगी मिस्टर स्पीकर, जब उस मुल्क के सॉवरेन अदारे के स्पीकर को, जो उस अदारे का सरबराह है, उसको घसीट के अगर आप अपनी दहशत कायम करते हैं तो क्या पाकिस्तान की जगहसाई होगी या तारीफ होगी? ये हम सब का ठीक है, हो सकता है आगा सिराज जो है किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। आगा सिराज की शायद इनको हिस्ट्री, मेरे दोस्तों को शायद कम दोस्तों को पता हो। उसका दादा चाचा आगा बदरुल आलम दुरानी 1956 के सिंध असेंबली का स्पीकर था। उसका बाप आगा सदरुद्दीन 1972-73 की असेंबली का स्पीकर था और आगा सिराज ये दूसरा टाइम है जो स्पीकर है। वेल ऑफ एक फैमिली है। पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, तवानाज हैं, दौलतानाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली काम होती है। उन फैमिली में इनका नाम भी था और है। अगर कुछ किया है तो ये बात इतनी आसान नहीं थी कि उनको घसीट के और गाड़ियों में डालना। और वो भी मिस्टर स्पीकर, तकलीफ हमें ये है कि वफाक की एक फेडरेटिंग यूनिट है। सिंध एक अहम सूबा है पाकिस्तान का। सिंध अहम सूबा इसलिए भी है कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ था। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा सिंध असेंबली में गूंजा गया और लहराया गया। और हमारी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने स्ट्रगल की, अदारों के लिए स्ट्रगल की, वो स्ट्रगल सिंध असेंबली से चली थी। इसी असेंबली का एक मेंबर है जिसका नाम नवीद कमर है, जिस कुर्सी पे आज आगा सिराज बैठा था उस कुर्सी पे नवीद कमर का नाना बैठा था। और वो मीरा मोहम्मद शाह, एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है। जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों को पाकिस्तान की तारीख का आज तक इल्म पूरा नहीं है कि पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा कहां से उठा था। वहां पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सेवान के मोजिज मेंबरान को सिंध असेंबली के उस कुर्सी का पता होना चाहिए कि वो असेंबली की कुर्सी कितनी अहम है, कितनी अहमियत रखती है कि उस कुर्सी ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास करवाया था। मीरा मोहम्मद शाह स्पीकर थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के वोट बराबर थे। स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता था और रेजोल्यूशन नहीं आ सकता था। वो अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे आ गए। 3 दिन बैल बजा, कोई नहीं गया और असेंबली टूट गई। उसके बाद इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग ने 9 वोट से अक्सरियत ली
और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, उस पाकिस्तान की सिंध असेंबली ने जिस कुर्सी पे आगा सराज बैठा है, जिस आगा सराज को कल घसीट के गाड़ियों में डाल के अंदर जेल में डाला, उसकी फैमिली को 12 घंटे, औरतों को क्या कसूर किया है? हमने कसूर किया है, हमें सजा दो। कोई मसला नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ही चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए। ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए। इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े वाकयात है। कभी लियाकत अली खान को शहीद किया जाता है, कभी भुट्टो को शहीद किया जाता है, कभी भुट्टो को जलावतन किया जाता है, कभी नवाज शरीफ को जलावतन किया जाता है, कभी बेनजीर को गोली सरेआम रावलपिंडी में मारी जाती है, कभी भुट्टो को सरेआम पिंडी पे में सरेआम सूली पे चढ़ाया जाता है, कभी पिंडी से इस्लामाबाद से सिंध असेंबली की वो रेजोल्यूशन पास करने वाली असेंबली का स्पीकर को घसीट के गाड़ी में डाल के जेल के सलाखों के अंदर डाला जाता है। मिस्टर स्पीकर, हम आपका एहतराम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम पे लाजिम है कि हमने, इस असेंबली ने आपको अपना कस्टोडियन बनाया है कि आप हमारी हिफाजत करें। जब कस्टोडियन की, मिस्टर स्पीकर, यह पोजीशन होगी, एक शख्स था जो हकीम के पास गया कि हकीम साहब मुझे एक ऐसी ताकत की दवाई दो जो मैं ताकतवर बन जाऊं। वो हकीम बड़ा कमजोर था, ज़ईफ था, उठ भी नहीं सकता था। उसको बोला, बेवकूफ, अगर ऐसी दवा होती तो मैं ऐसे होता, मैं खुद कमजोर हूं और तुझे क्या ताकतवर दवा दूं। जब स्पीकर खुद कमजोर होगा तो साद रफीक को कैसे बुला सकता है? उसको जो डिक्टेशन होगी कि खबरदार तुमने बुलाया है, वो असेंबली क्या चलेगी? लोग कहते हैं ना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो इसमें कमजोर कौन होता है? न बुलाया जाए किसी को, कोई मसला नहीं है। सियासतदानों के लिए तो बने ही जेल है, बाकी किसका एहतसाब नहीं होता, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, चाहे कोई भी हो। ये तो बदबख्ती हम सियासतदानों की है जो हर वक्त पाकिस्तान के अवाम के सामने चोर और चक्के नजर आते हैं, छोटे बोने नजर आते हैं। हमें बोना भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है। उधर बैठे हैं तो वो कहेंगे ये चोर है, जब हम उधर जाते हैं तो कहते हैं ये चोर है। तो पाकिस्तान के लोग फिर क्या कहेंगे आपको? हम तो अपने लिए ही एक मसला बने हुए हैं, हम अपने लिए एक अजाब बने हुए हैं। मिस्टर स्पीकर, हमारी हमेशा कोशिश रही कि ये ऐवान चलते रहे, ये अदारे मजबूत हो, मगर मुझे ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती कि ये क्या रीजन है, ये क्या रीजन है मिस्टर स्पीकर कि हम मजबूत होने के बजाय खुद कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? हम प्रोटेक्शन देने खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, हम बावजूद बहुत कुछ जानते हुए इसलिए इल्जाम तराशियां नहीं करते कि शायद इससे हमारी ताकत में कमजोरी ना आ जाए। मिस्टर स्पीकर, जिस मुल्क में मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर, सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो, ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए। बाय द वे, एक मैं वजाहत करूं, कल मैंने शायद खाकन अब्बास साहब को भी सुना और कुछ और को भी सुना। मैं ये वाज़ेह करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, अगर किसी को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बिल्कुल ख़त्म करें। नंबर 2,
मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आजाद फैसले करूंगा, मैं इस हाउस की तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा और मैंने सख्त फैसले किए, हमेशा सख्त फैसले किए। बहुत अच्छी बात। मैं कब कहता हूं कि आपके ऊपर केस है? मिस्टर स्पीकर, मैं ये कहता हूं कि आगा सिराज के ऊपर कौन सा केस है? बनाया गया है ना। आप डरें, ये वजाहत न करें, उनको पता पड़ जाएगा कि इसने वजाहत कर दी, चलो उसको कमजोर करो। हम तो आपकी ताकत के लिए लड़ रहे हैं, ये वजाहत करने की जरूरत नहीं है। हम कब कहते हैं आपके ऊपर केस है? केस तो बनाए जाते हैं, जिसको बनाना है पकड़ना है बना दो। भुट्टो के ऊपर कौन सा केस था? फांसी चढ़ गया। तो कैसी पाकिस्तान की तारीख को तो देखो। आप खुश फहमी में न रहे मिस्टर स्पीकर, ये इस मुल्क में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए।